हाय गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो, ऑल्सो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम बात करेंगे कि आप इटालियन वीज़ा के लिए इटली में स्टूडेंट वीज़ा पर कैसे अप्लाई कर सकते हैं। तो उसके लिए आपने सबसे पहले जो है यूनिवर्सिटी के एडमिशन के लिए अप्लाई करना है। तो मोस्ट ऑफ द टाइम यूनिवर्सिटी के एडमिशन जो स्टार्ट होते हैं वो जनवरी में स्टार्ट होते हैं और मिड ऑफ अप्रैल से लेकर एंड ऑफ द अप्रैल तक उनके एडमिशन ओपन होते हैं। तो आपने करना ये है कि जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ हैं इटली में आपने सर्च करना है गूगल पर और उन सब को शॉर्ट लिस्ट करना है, अपने पास लिख लेना है। और फिर उन यूनिवर्सिटीज़ की आपने डिटेल चेक करनी है कि आपका जो भी डिपार्टमेंट है, आपका जो भी कोर्स है कि उसमें है या नहीं है। जैसा कि मेरा फिज़िक्स है तो मैं हर यूनिवर्सिटी की वेबसाइट में जाकर चेक करूँगा कि वहाँ पर फिज़िक्स या मटीरियल फ़िज़िक्स इनका सब्जेक्ट है या नहीं है। अगर है तो मैं उसकी वेबसाइट पर जाकर उसकी तमाम डिटेल चेक करूँगा, उनकी रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, मुझे कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए, तो वो सब मैं वहाँ पर चेक करूँगा और अपने पास एक यूनिवर्सिटी की लिस्ट बनाऊँगा, यूनिवर्सिटीज़ की लिस्ट बनाऊँगा। अगर आपके पास आइल्स होता है, आइल्स का आपके पास है तो आप जो है मैक्सिमम यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपके पास आइल्स नहीं है तो आप लिमिटेड हो जाते हैं। जैसा कि अगर इटली में 30, 40, 50 जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ हैं, अगर आपके पास आइल्स है तो आप तमाम यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आइल्स नहीं है तो आप मैक्सिमम 4 या 5 यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई कर सकते हैं। ये नहीं है कि आपने अप्लाई कर दिया, अगर आपका एडमिशन हो जाता है तो आप हर हाल में इटली पहुंचेंगे, नहीं। लेकिन वीज़ा के लिए आपके पास आइल्स हर हाल में होना चाहिए। जैसे यूनिवर्सिटीज़ का एडमिशन स्टार्ट होता है आपने उनकी वेबसाइट पर जाना है और अप्लाई करते जाना है। मैक्सिमम यूनिवर्सिटीज़ में आप अप्लाई करें, जितना में आपका एडमिशन होता जाता है आपने एट द एंड किसी एक यूनिवर्सिटी के लिए एप्लीकेशन फॉरवर्ड करनी होती है। जब आप अप्लाई कर रहे होते हैं यूनिवर्सिटी के पोर्टल पर तो आपको जो डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं मैं अभी बताता हूँ। तो उसमें से सबसे पहला है यूरोपास CV। एक CV तो आपने नॉर्मली देखी होगी, लेकिन अगर आप यूरोप की किसी भी कंट्री में अप्लाई कर रहे हैं तो आपके पास यूरोपास की CV होनी चाहिए। आप गूगल करें यूरोपास, उनकी वेबसाइट खुलेगी, वहाँ पर आप अपनी CV बनाना स्टार्ट करें, आप अपनी डिटेल्स पुट करें, एट द एंड आपकी CV खुद ब खुद जनरेट हो जाएगी। और उसके बाद है आपका लेटर ऑफ मोटिवेशन, मतलब आपके पास 2-3 पेज का जितने का आप लिख सकते हैं एक लेटर होता है। तो उसकी मैं अलग वीडियो बनाऊंगा, लेटर ऑफ मोटिवेशन किस तरह लिखते हैं। और तीसरी चीज़ है आप आइल्स, मैं आपको बता चुका हूँ आइल्स के बारे में। फिर उसके बाद आता है कोर्स कंटेंट्स। कोर्स कंटेंट्स होता क्या है कि आपने अपने पूरी बैचलर्स डिग्री में जो कोर्स पढ़े हैं उसको डिटेल में वहाँ मेंशन किया होता है। मेरा फिज़िक्स था तो तकरीबन मेरा 30-35 पेज का जो था वो कोर्स कंटेंट्स था। आप HEC की वेबसाइट पर जाएं, वहाँ पर सर्च करें। मैंने सर्च किया था कोर्स कंटेंट्स फॉर फिज़िक्स, तो बैचलर्स का कोर्स कंटेंट्स आ गया था। तो आपने उसका पहला पेज और लास्ट पेज प्रिंट करना है और अपने डिपार्टमेंट के चेयरपर्सन से या चेयरमैन से फर्स्ट पेज और लास्ट पेज अटैच कराना है और फिर उसकी PDF फाइल बनानी है। उसके बाद 2 रिकमेंडेशन लेटर्स जो आपने अपनी यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर से बनवाने हैं। जहाँ से आपने बैचलर्स किया है, असिस्टेंट प्रोफेसर से आप बनवा सकते हैं। और उसके बाद आपकी डिग्री आती है बैचलर्स की, आपका ट्रांसक्रिप्ट आता है और उसके बाद आपका पासपोर्ट। कुछ लोग होते हैं कि जो पूछ रहे होते हैं कि पासपोर्ट जो हमें बाद में चाहिए होगा, वीज़ा के लिए चाहिए। नहीं, पासपोर्ट आपको एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन, जब आप यूनिवर्सिटी के लिए अप्लाई कर रहे होते हैं तब भी चाहिए होता है। यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन अप्लाई करने के बाद अगर आपका 4, 5, 6 जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन हो जाता है तो आप एप्लीकेशन जो है फॉरवर्ड सिर्फ एक यूनिवर्सिटी की कर सकते हैं। तो उसका ये तरीक़ेकार होता है कि उसे कहते हैं प्री एनरोलमेंट, मतलब वीज़ा से पहले का जो प्रोसीजर होता है वो प्री एनरोलमेंट होता है। अगर आप प्री एनरोलमेंट करते हैं तो आप वीज़ा अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हैं। तो प्री एनरोलमेंट की एक अलग वेबसाइट होती है यूनिवर्सिटी के नाम से। तो वहाँ पर आपने जाके एक फॉर्म फिल करना होता है, जस्ट नॉर्मल जिस तरह आपने यूनिवर्सिटी के पोर्टल पे किया था उसी तरह। और कुछ डॉक्यूमेंट्स आपने उस पर अपलोड करने होते हैं। डॉक्यूमेंट्स तकरीबन सेम होते हैं, 1 या 2 डॉक्यूमेंट्स एक्स्ट्रा होते हैं। मेरे ख्याल से वो एडमिशन लेटर भी आपने अटैच करना होता है। कुछ यूनिवर्सिटीज़ होती हैं जो एडमिशन लेटर नहीं देती, तो उसकी जगह आपने ईमेल आपने अटैच करनी होती है जिसमें आपको एडमिशन का बताया होता है कि आपका एडमिशन हो चुका है। एडमिशन के बाद प्री एनरोलमेंट के लिए एक टाइम पीरियड होता है, शॉर्ट टाइम पीरियड। तो मैक्सिमम अप्रैल के एंड में मार्च के एंड में या अप्रैल के फर्स्ट वीक में प्री एनरोलमेंट ओपन हो जाती है। तो जितना पॉसिबल हो उतनी जल्दी प्री एनरोलमेंट करनी चाहिए, क्योंकि यहाँ से जो है इस्लामाबाद एम्बेसी और कराची कॉन्सुलेट का जो है वो प्रोसीजर थोड़ा सा चेंज होने लगता है। तो मतलब जितनी जल्दी जो है आप प्री एनरोलमेंट करेंगे उतनी जल्दी आपकी जो समरी है, प्री एनरोलमेंट के बिल्कुल एंड में आपकी एक समरी जनरेट होती है। वो समरी जो है वो
फॉरवर्ड होती है या इस्लामाबाद एम्बेसी या फिर कराची कॉन्सुलेट। अगर आपकी समरी फॉरवर्ड हो गई, अगर मैं इस्लामाबाद एम्बेसी की बात करूं तो जितनी जल्दी आपकी समरी फॉरवर्ड होगी उतनी जल्दी आपको अपॉइंटमेंट मिलेगा एम्बेसी में, उतनी जल्दी आप अपनी जो है वीज़ा फाइल सबमिट करेंगे और आपका प्रोसीजर जो है प्रोसेस उतना जल्दी होगा। जैसे ही आपकी प्री एनरोलमेंट हो जाती है और 1 महीना 20 दिन 25 दिन कोई भी टाइम लग सकता है, जितना भी टाइम लगे, उसके बाद आपकी समरी फॉरवर्ड हो जाती है कॉन्सुलेट को या फिर एम्बेसी को। उसके बाद जो है वीज़ा फाइल सबमिशन स्टार्ट हो जाती है। अगर कराची की बात करूं, इस साल से जो है कराची का जो प्रोसीजर थोड़ा सा डिफरेंट है। डिफरेंट ये है कि आपने जस्ट अपने डॉक्यूमेंट्स जो है वीज़ा डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर करने और जस्ट कॉन्सुलेट में जेरीज़ में जाकर आपने अपने डॉक्यूमेंट्स सबमिट करने हैं और उसके बाद जो है आपने इंतज़ार करना है। अगर आप इस्लामाबाद एम्बेसी की बात करें तो वहाँ पर आपने पहले DOV के लिए, डिक्लेरेशन ऑफ वैल्यू के लिए डॉक्यूमेंट्स जमा कराने, अपॉइंटमेंट आने के बाद फिर आपका DOV बन के आ जाता है तो फिर आपने वीज़ा फाइल के लिए डॉक्यूमेंट जमा कराने। कराची कॉन्सुलेट में ये इस साल पहली मर्तबा हुआ है कि वो DOV एक्सेप्ट नहीं कर रहे, तो DOV का अल्टरनेट जो है वो चीमिया है। सीमिया कह लो, आप चीमिया कह लो, ठीक है। वो सीमिया आपने अप्लाई करना है। सीमिया आपका जैसा ही आ जाता है, सीमिया आपने ऑनलाइन अप्लाई करना है। उसके लिए मैं अपनी अलग वीडियो बना चुका हूँ, मेरे चैनल पे आप जाके देख लें कि सीमिया के लिए अप्लाई कैसे कर सकते हैं। सीमिया आपका आ जाता है, आपके वीज़ा के डॉक्यूमेंट्स रेडी हैं, वीज़ा डॉक्यूमेंट्स सीमिया साथ अटैच करें, जेरीज़ में जाएँ, वीज़ा फाइल सबमिट करें और फिर वीज़ा के लिए इंतज़ार करें। सबका यही कंसर्न होता है कि स्कॉलरशिप मिलेगी नहीं मिलेगी, कैसे अप्लाई करें। तो स्कॉलरशिप के लिए आपने अप्लाई करना होता है अलग से। वीज़ा एक अलग चीज़ है, स्कॉलरशिप अलग चीज़ है। अगर मैं एक जनरली बताऊं तो मेरे ख्याल में मिड ऑफ जुलाई से स्कॉलरशिप की डेट स्टार्ट हो जाती हैं। तो सितंबर के फर्स्ट वीक या ऐसा ही कोई डेट अनाउंस होती है, हर साल की अनाउंस होती है, आपको वहाँ पता चल जाएगा। तो उस ड्यूरेशन में आपने स्कॉलरशिप के डॉक्यूमेंट्स आपने प्रिपेयर करने और फिर स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करना है। तो यहाँ पर इटली में हर रीजन की अलग अलग स्कॉलरशिप होती हैं। अब जैसा कि मुझे अपने रीजन का अच्छा पता है तो इसी तरह मुख्तलिफ रीजन हैं। अब मैं जिस रीजन में हूँ, यहाँ ये रीजन है रोमेनिया एमिलिया कहलाता है और इसमें बलोनिया आता है, पार्मा आता है, फेरारा आता है, इस तरह सिटीज़ आती हैं। तो इस रीजन में जो स्कॉलरशिप है, मतलब वो बॉडी जो स्कॉलरशिप देती है उसका नाम है एर्गो। स्कॉलरशिप के बारे में एक जनरल ओवरव्यू देता हूँ। तो जब आप स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करते हैं, अपने डॉक्यूमेंट जो है वो वहाँ पर उनके पोर्टल पर अपलोड कर देते हैं, तो उसके बाद अगर आपका वीज़ा लग जाता है और आपकी क्लासेस स्टार्ट हो गई हैं तो आप इटली आ जाते हैं। तो बहुत से लोगों का क्वेश्चन होता है कि फुली फंडेड स्कॉलरशिप है, आपको मंथली कितना स्टाइपेंड मिल रहा है। इटली में बिल्कुल ऐसा नहीं है। अब मैं अपनी बात करूँ, इस वक्त मुझे आए हुए 1 महीना हो गया, 1 महीने से ऊपर हो गया है, मतलब स्कॉलरशिप नहीं मिली मुझे अब तक। तो जब आप इटली पहुंचते हैं तो उसके बाद स्कॉलरशिप की लिस्ट लगती है, मतलब रैंकिंग कहते हैं। वहाँ पर आपकी लिस्ट लगती है, आपका लिस्ट में नाम है तो आपको क्रिसमस से पहले आपको इंस्टॉलमेंट मिल जाती है, मतलब स्कॉलरशिप की पहले इंस्टॉलमेंट अमाउंट मिल जाती है। फिर उसके बाद दूसरी इंस्टॉलमेंट आपको, दूसरी किस्त जो है वो मिलती है फेब में, फिर तीसरी मिलती है एट द एंड ऑफ अप्रैल या मई में, और फिर सेकेंड ईयर की स्कॉलरशिप से पहले मिल जाती है। तो जब आप अपनी कंट्री से इटली के लिए ट्रैवल कर रहे होते हैं तो आप अपने साथ जो है मिनिमम और मैक्सिमम 1000, 1500, 1700 यूरो जितने आप लेकर आ सकते हैं अपने साथ लेकर आएँ, क्योंकि यहाँ पर आने के बाद आपके काफ़ी खर्चे होते हैं। यहाँ पर डॉक्यूमेंटेशन होती है, उसके अलावा आपने स्कॉलरशिप मिलने तक जो अपने अखराजात हैं, जो एक्सपेंसेस है वो आपने खुद करना है। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि यहाँ पर आने के बाद बहुत सारी डॉक्यूमेंटेशन होती है, रेजिडेंस परमिट, किट होती है, दूसरे बैंक अकाउंट, इस तरह काफ़ी सारे डॉक्यूमेंटेशन है। और उसके बाद जहाँ आप रह रहे हैं तो मैक्सिमम आपने 2 महीने वहाँ रहना होता है। मैं 2 महीने का रेंट पे कर चुका हूँ और आज डेट है कोई 13 नवंबर, मतलब मैं अक्टूबर और नवंबर की जो है वो रेंट पे कर चुका हूँ। और अपने मंथली जो एक्सपेंसेस हैं, बस पास, खाना पीना, पैकेज और एवरीथिंग सब जेब से हो रहा है। तो कहने का मतलब आप मोस्टली 1500 यूरो तो आप अपने साथ लाजमी तौर पर लेकर आएँ। और फिर उसके बाद आपको स्कॉलरशिप की पहली इंस्टॉलमेंट मिल जाती है, तो फिर उसके बाद से आपको पैसों के लिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं होती। अगर आप जॉब की बात करें तो बिल्कुल आप जॉब कर सकते हैं अपनी स्टडीज़ के साथ। पार्ट टाइम जॉब आप यहाँ पर कर सकते हैं और पर आवर के हिसाब से आपको जो है वो पैसे मिलते हैं। यहाँ पर मिनिमम जो है 7.5 यूरोज़ हैं पर आवर के, और मैक्सिमम आपको 10 यूरोज़ भी मिल सकते हैं। अगर आपको
थोड़ा सा टाइम हो गया है और आप अच्छा काम कर सकते हैं, तो आपको 15 यूरो, 12 यूरो, 10 यूरो मिल सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी। अगर पसंद ना भी आए तो इन्फॉर्मेशन तो ज़रूर मिली होगी। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें जिसने स्कॉलरशिप के लिए या वीज़ा के लिए अप्लाई करना है। अगर कोई चीज़ मिसिंग है या मैं भूल गया या मैं बता नहीं पाया तो आप कमेंट्स में पूछें, आपका भाई हाजिर है आपको जवाब देने के लिए। बाय।